तो हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे अपनी अगली क्लास पाचन में एंजाइमों का क्या महत्व होता है और पाचन की क्रिया विधि क्या है। हम यहाँ तक पढ़ चुके थे कि पाचन में कौन कौन से अंग कार्य करते हैं और उनकी संरचना क्या है, उनके बारे में अपन विशेष रूप से पढ़ चुके थे अपनी पिछली क्लास में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि पाचन में एंजाइमों का क्या महत्व होता है और कौन कौन से एंजाइम पाचन की क्रिया को किस प्रकार नियंत्रित करते हैं। उसके अलावा अपन पढ़ेंगे पाचन की क्रिया विधि, जिससे पाचन तंत्र आपका खत्म होगा। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि पाचन में कौन कौन से एंजाइम सहायक होते हैं और कहाँ से स्रावित होते हैं और किस अंग में जाकर के ये कार्य करते हैं। तो सबसे पहले अपन पढ़ने जा रहे हैं एंजाइम। लाल ग्रंथि से निकलने वाला जो एंजाइम होता है अपन क्रम से पढ़ेंगे। जैसे मुख है तो मुख में पाई जाती है लाल ग्रंथि, और लाल ग्रंथि के मुख्यतः 3 भाग होते हैं जिनमें अपन पढ़ते हैं अधोजंब मतलब जीभ के ऊपर, अधोजिह्वा जीभ के नीचे, और कर्णपूर्व कान से पहले। ध्यान रखना है लाल ग्रंथियों से टाइलिन या एमाइलेज एंजाइम स्रावित होता है। कौन सा एंजाइम स्रावित होता है? तो आप कह सकते हैं कि टाइलिन या एमाइलेज एंजाइम स्रावित होता है। ये टाइलिन और एमाइलेज एक ही एंजाइम है, ध्यान रखना है। और यह स्टार्च को माल्टोज में बदलने का कार्य करता है। अर्थात अपन कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायक होता है और यह मुख में ही कार्बोहाइड्रेट का 30% पाचन कर देता है। अपन कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट का 30% पाचन मुख गुहा में ही हो जाता है। कौन करता है? लाल ग्रंथियां। और कौन सा एंजाइम सहायक होता है? तो टाइलिन या एमाइलेज एंजाइम सहायक होता है, ध्यान रखना है। उसके बाद यदि अपन बात करें अगले अंग की, तो अपन कहते हैं आमाशय। आमाशय से निकलने वाले एंजाइम कौन कौन से हैं? ध्यान रखना है। आमाशय में पिछली क्लास में आपने पढ़ा था कि ऑक्सेंटिक कोशिकाएं HCl अम्ल का स्राव करती हैं, जठर रस का स्राव होता है। यदि अपन जठर रस की बात करें तो जठर रस में लगभग 97.99 अर्थात अपन कह सकते हैं लगभग 98% और जल की मात्रा पाई जाती है। 0.5% HCl अम्ल पाया जाता है। यह संगठन होता है मुख्यतः किसका? जठर रस का। तो अपन कहते हैं कि जो जठर रस का स्राव होता है पाइलोरिक ग्रंथियों से होता है। आपको आमाशय में ध्यान रखना है कि आमाशय से निकलने वाले एंजाइम कौन कौन से हैं। तो आप कहते हैं कि पेप्सिन और रेनिन एंजाइम आमाशय से निकलते हैं। आमाशय जे आकार की संरचना होती है जिसे अपन स्टोमच या उदर भी कहते हैं। और पेप्सिन और रेनिन एंजाइम क्या कार्य करते हैं? ध्यान रखें, ये दुग्ध प्रोटीन को पचाने में सहायक होते हैं। जो वयस्क मनुष्य होता है उसमें रेनिन एंजाइम का अभाव होता है और उसमें दुग्ध के पाचन के लिए और पेप्सिन एंजाइम कार्य करता है और प्रोटीन को पेप्टाइड में बदलने का कार्य करता है। अपन कह सकते हैं प्रोटीन को पेप्टाइड में बदलने का कार्य कौन करता है? तो ये करता है पेप्सिन एंजाइम। जबकि बच्चों में दूध के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम सहायक होता है? तो रेनिन एंजाइम सहायक होता है। यह रेनिन एंजाइम कैसीन को पैराकैसीन में बदलने का कार्य करता है। ध्यान रखें, वयस्क व्यक्ति में दूध के पाचन के लिए पेप्सिन एंजाइम और यह प्रोटीन को पेप्टाइड में बदलता है। और बच्चों में दूध के पाचन के लिए रेनिन एंजाइम होता है जो कैसीन को पैराकैसीन में बदलता है। यह क्रिया कहाँ होती है? यह क्रिया होती है हमारी आमाशय में। ध्यान रखना है कि आमाशय से निकलने वाला जठर रस या HCl अम्ल भोजन के साथ आने वाले जीवाणुओं को नष्ट कर देता है, जिससे भोजन को सड़ने से रोका जा सकता है। तो HCl अम्ल क्या कार्य करता है? अपन कह सकते हैं कि जो भोजन में आने वाले जीवाणु होते हैं उनको नष्ट कर देता है, जिससे भोजन सड़े नहीं और उसका पाचन आसानी से किया जा सके। तो उसके बाद आपने लाल ग्रंथि पढ़ने की टाइलिन या एमाइलेज एंजाइम निकलता है या स्रावित होता है।
और आमाशय से पेप्सिन और रेनिन एंजाइम स्रावित होते हैं। आगे अपन पढ़ेंगे जो अग्नाशय से निकलने वाले कौन कौन से एंजाइम हैं और अग्नाशय ग्रंथि से निकलने वाले एंजाइम क्या क्या कार्य करते हैं। ध्यान रखना है, अग्नाशय ग्रंथि से निकलने वाले एंजाइम सबसे पहले अपन पढ़ेंगे कि कौन कौन से एंजाइम निकलते हैं। तो अपन बात करेंगे एमाइलेज एंजाइम निकलता है और यह स्टार्च को माल्टोज में बदलता है, अर्थात यह कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायक होता है और यह स्टार्च को माल्टोज में बदलने का कार्य करता है। यह कहाँ कार्य करते हैं तो आपको ध्यान रखना है, ये छोटी आंत में जाकर के कार्य करते हैं। इसके अलावा अपन कह सकते हैं कि ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, इन तीनों को ध्यान रखना है। ये तीनों एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायक होते हैं। अपन कह सकते हैं ये प्रोटीन को पेप्टाइड में बदलते हैं और ट्रिप्सिन प्रोटीन को पेप्टाइड में, काइमोट्रिप्सिन प्रोटीन को पेप्टाइड में, और ये जो एंजाइम होता है कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, यह प्रोटीन को पेप्टाइड में या अमीनो अम्लों में बदलने का कार्य करता है। इसके अलावा अपन बात करेंगे कि कुछ एंजाइम और होते हैं, जैसे अपन पढ़ते हैं लाइपेज एंजाइम। लाइपेज एंजाइम वसा के पाचन में सहायक होता है और वसा को वसीय अम्लों में बदलने का कार्य करता है और इसके अलावा वह ग्लिसरॉल भी बनाता है। तो ध्यान रखना है कि वसा के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम सहायक होता है, लाइपेज एंजाइम सहायक होता है। कहाँ से निकलता है तो आप कह सकते हैं अग्नाशय ग्रंथि से निकलता है। इसके अलावा न्यूक्लिएजेज एंजाइम, ध्यान रखना है न्यूक्लिएजेज एंजाइम आरएनए और डीएनए को न्यूक्लियोटाइड में बदलने का कार्य करते हैं। आपसे पूछा जाता है कि आनुवांशिक पदार्थों के पाचन में कौन से एंजाइम सहायक होते हैं तो आप कहेंगे न्यूक्लिएजेज एंजाइम। ध्यान रखें, अग्नाशय ग्रंथि से निकलने वाले एंजाइम एक बार फिर से अपन बात करें तो एमाइलेज स्टार्च को माल्टोज में बदलता है, अर्थात कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायक होता है। इसके अलावा बात करें ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, तो अपन कह सकते हैं प्रोटीन को पेप्टाइड में बदलने का कार्य करते हैं। और जो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज होता है यह पेप्टाइड के साथ अमीनो अम्ल भी बनाता है। ये मुख्यतः प्रोटीन के पाचन में सहायक होते हैं। और यदि अपन बात करें, एक लाइपेज एंजाइम होता है जो वसा को वसीय अम्लों में बदलने का कार्य करता है और एक एंजाइम अपन पढ़ेंगे न्यूक्लिएजेज एंजाइम जो आनुवांशिक पदार्थ अर्थात डीएनए व आरएनए के पाचन में सहायक होता है। तो ये तो आपने पढ़े थे कि अग्नाशय ग्रंथि से निकलने वाले एंजाइम कौन कौन से होते हैं और वे क्या कार्य करते हैं। आपके लिए जो विशेषतः याद रखना है एंजाइमों के महत्व में कि कार्बोहाइड्रेट के पाचन में कौन सा एंजाइम सहायक होता है, तो आपको ध्यान रखना है एमाइलेज या टाइलिन। कहाँ से निकलता है, लार ग्रंथियों से निकलता है जहाँ 30% पाचन कार्बोहाइड्रेट का होता है। और जो अग्नाशय ग्रंथि से निकलता है यहाँ पर जो पाचन होता है पूर्ण पाचन होता है। और ये जो एंजाइम है अग्नाशय ग्रंथि से निकलने वाली एंजाइम कहाँ कार्य करते हैं तो अपन कहेंगे छोटी आंत में, क्योंकि अग्नाशय ग्रंथि में भोजन तो जाता ही नहीं है, क्योंकि आमाशय के बाद भोजन सीधा छोटी आंत में जाता है। और अग्नाशय ग्रंथि से जो निकलने वाले जो पाचक रस होते हैं ये भी छोटी आंत में ही स्रावित किए जाते हैं। तो इनका कार्यस्थल कहाँ होता है, छोटी आंत में। ध्यान रखें। इसके अलावा प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट ये ध्यान रखने हैं। वसा में यदि बात करें तो पितरस कार्य करता है, जो अपन पढ़ेंगे यकृत ग्रंथि से निकलता है। एंजाइम पूछा जाता है तो अपन कह सकते हैं कि लाइपेज एंजाइम कार्य करता है, अग्नाशय ग्रंथि से स्रावित होता है। और यह जो निकलने वाला जो एंजाइम होता है लाइपेज एंजाइम, यह वसा को वसीय अम्लों व ग्लिसरॉल में बदलने का कार्य करता है। इसके अलावा अपन आगे पढ़ेंगे कि जो आंतरीय रस होते हैं, जो आंतों से निकलने वाले रस हैं, वो क्या कार्य करते हैं। जो शर्कराएं होती हैं उनके पाचन में कौन कौन से एंजाइम सहायक होते हैं, जिनमें अपन मुख्यतः पढ़ेंगे। देखिए,
माल्टोज को ग्लूकोज में बदलने का कार्य माल्टेज एंजाइम करता है। माल्टोज को ग्लूकोज में बदलने का कार्य कौन सा एंजाइम करता है, तो आप कहेंगे माल्टेज एंजाइम। लैक्टोज को और ग्लूकोज में बदलने का कार्य कौन करता है, लैक्टेज एंजाइम करता है। सुक्रोज को ग्लूकोज में बदलने का कार्य कौन करता है, तो आप कहेंगे सुक्रेज एंजाइम करता है। इसके अलावा यदि अपन बात करें वसा को वसीय अंगों में बदलने का कार्य कौन करता है, तो आप कहेंगे कि लाइपेज एंजाइम करता है। न्यूक्लियोक अम्ल, जो भी न्यूक्लिक अम्ल है उनको न्यूक्लियोसाइड अर्थात न्यूक्लियोटाइड व न्यूक्लिक अम्लों को न्यूक्लियोसाइड में बदलने का कार्य कौन करता है, तो न्यूक्लिएजेज एंजाइम करता है। आंतरिक रसों से निकलने वाले एंजाइम कौन कौन से होते हैं और क्या कार्य करते हैं, उनके बारे में अपन विशेषता पढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात करें, अपन पढ़ेंगे कि ये क्या कार्य करते हैं। तो अपन को ध्यान रखना है, यह मुख्यतः शर्करा के पाचन में सहायक होते हैं। जैसे माल्टोज को माल्टेज एंजाइम ग्लूकोज में बदलता है। अपन बात करेंगे कि सुक्रोज को ग्लूकोज बदलने का कार्य सुक्रेज एंजाइम करता है। और यदि अपन बात करें कि लैक्टोज को ग्लूकोज में बदलने का कार्य लैक्टेज एंजाइम करता है। इसके अलावा अपन कह सकते हैं कि वसा को वसीय अम्लों में बदलने का कार्य कौन करता है, तो लाइपेज एंजाइम करता है। इसके अलावा जो न्यूक्लिक अम्ल होते हैं, न्यूक्लिक अम्लों को और न्यूक्लियोटाइड में बदलने का कार्य कौन करता है, तो अपन कह सकते हैं यह मुख्यतः न्यूक्लिएजेज एंजाइम करता है। और इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि जो डाईपेप्टाइडेज जो एंजाइम होता है यह कार्य क्या करता है, तो यह मुख्यतः न्यूक्लियोटाइड को और अमीनो अम्लों में बदलने का कार्य करता है। और कुछ एंजाइम और होते हैं, जैसे अपन बात करें फास्फेटेज एंजाइम होता है और यह मुख्यतः नाइट्रोजनी क्षार और राइबोसोम का निर्माण करता है न्यूक्लियोटाइड को बदल करके। अर्थात जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं इनको बदल करके और किसका निर्माण करता है, तो अपन कह सकते हैं यह नाइट्रोजनी क्षार। आप जानते होंगे कि डीएनए और आरएनए में पाए जाने वाले नाइट्रोजनी क्षारक जो होते हैं डीएनए में पाए जाते हैं एजीसीटी, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन। और आरएनए में आपके लिए ध्यान रखना है कि थायमिन के स्थान पर यूरेसिन पाया जाता है, बाकी सभी सेम होते हैं। और सबसे मीठी शर्करा फलों में पाई जाती है, जिसे अपन फ्रक्टोज कहते हैं। अपन कह सकते हैं कि सबसे मीठी शर्करा किसकी होती है, तो अपन कह सकते हैं फलों की होती है। और कौन सी होती है, तो अपन कह सकते हैं फ्रक्टोज होती है। ध्यान रखना है। तो ये तो आपने पढ़ी है कि कौन कौन सी शर्कराएं हैं और क्या क्या कार्य करती हैं। अपन कह सकते हैं कि ये एंजाइम क्या कार्य करते हैं। इसके अलावा और कहाँ कार्य करेंगे, तो ये छोटी आंत में कार्य करते हैं। ध्यान रखना है। लास्ट में एक अपन पढ़ते हैं यकृत, और यकृत से निकलता है पित्त लवण, और पित्त लवण क्षारीय प्रकृति का होता है और वह भी वसा को वसीय अम्लों में बदलने का कार्य करता है। और वह कहाँ कार्य करता है, तो आप कहेंगे कि जो पित्तरस है वह छोटी आंत में आकर के कार्य करता है। तो आपने पढ़ा पाचन में एंजाइमों का महत्व। पाचन की क्रिया का प्रारंभ मुख में। अपन कहते हैं कि एक जोड़ी ओठ पाए जाते हैं जो भोजन को पकड़ते हैं, उसके बाद दांत उसे काट और कुतर करके टुकड़ों में बांट देते हैं, और जो जीभ होती है उस भोजन को मिलाने का कार्य करती है। अर्थात और जीभ उसमें लार स्रावित करती है, जिससे भोजन लसलसा हो जाता है और जीभ ही उसे मिला देती है। मिलने के बाद जो भोजन होता है ग्रसनी से होता हुआ और हमारी ग्रास नली में पहुंचता है। भाई ग्रास नली एक पेशीय नली होती है और अपन कह सकते हैं कि इसके अंतर्गत श्लेष्मा ग्रंथि पाई जाती हैं जो तरल पदार्थ का स्राव करती हैं और भोजन के लिए क्रमा कुंचन गति कराती है। अर्थात भोजन पिंड के रूप में या बोलस के रूप में और ग्रास नली से होता हुआ आसानी से आमाशय तक पहुंच जाता है।
इन श्लेष्मा ग्रंथियों की सहायता से। जैसे ही भोजन आमाशय में पहुंचता है तो वहां पर दुग्ध का पाचन होता है और पहुंचते ही भोजन अम्लीय हो जाता है, क्योंकि उसमें HCl अम्ल, जठर रस आदि पाए जाते हैं। और पेप्सिन और रेनिन एंजाइम दूध के पाचन में सहायक होते हैं। आपने पढ़ा था कि जो पेप्सिन एंजाइम होता है, मतलब कह सकते हैं कि वयस्कों में दूध के पाचन में और बच्चों में रेनिन एंजाइम दूध के पाचन में सहायक होता है, तो दूध का पाचन आमाशय में हो जाता है। इसके अलावा इसमें पाए जाने वाले अम्लीय पदार्थ, जैसे अपन कह सकते हैं जठर रस है और आमाशय रस है, ये रस क्या करते हैं, ये रस भोजन में आने वाले जीवाणुओं को नष्ट कर देते हैं, जिससे भोजन सड़ता नहीं है और 3 से 4 घंटे तक भोजन आमाशय में रहता है। उसके बाद जो जठर निर्गमी अवरोधनी पाई जाती है, उससे होकर के भोजन धीरे धीरे और छोटी आंत में पहुंचता है। अब छोटी आंत में पहुंचेगा तो छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन, इन पदार्थों का पाचन होता है, जिसमें अपन कह सकते हैं भाई कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए एमाइलेज या टैलिन एंजाइम कार्य करता है, जो कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदलने का कार्य करता है। और वसा का जो पाचन होता है, वसा का पाचन मुख्यतः लाइपेज एंजाइम वसा को वसीय अम्लों में परिवर्तित कर देता है। इसके अलावा अपन कह सकते हैं कि पित्रस जो क्षारीय प्रकृति का होता है, वह भी भोजन को उदासीन करने का कार्य करता है और वसा के पाचन में सहायक होता है। और अपन कह सकते हैं कि पित्रस भोजन को उदासीन करता है। लास्ट अपन पढ़े, यदि प्रोटीन का पाचन कौन करता है, तो अपन कह सकते हैं कि प्रोटीन पाचन के लिए ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, ये सभी एंजाइम प्रोटीन का पाचन कर देते हैं, जिससे भोजन पच जाता है। अब कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन के पाचन की क्रिया के बाद इनका अवशोषण होता है। अवशोषण कौन करता है, तो अपन कह सकते हैं कि छोटी आंत की आंतरिक भित्तियों में पाई जाने वाली, जो छोटी आंत है उसकी आंतरिक भित्तियों में पाई जाने वाली उंगली नुमा संरचनाएं होती हैं, उन संरचनाओं को अपन कहते हैं रसांकुर। रसांकुर कह सकते हैं, और रसांकुर को अपन दीर्घ रोम भी कह सकते हैं। ये दीर्घ रोम या रसांकुर क्या कार्य करते हैं, तो अपन कह सकते हैं कि इनकी संरचना उंगली नुमा होती है और ये पचे हुए भोजन का क्या करती हैं, अवशोषण करती हैं। पचे हुए भोजन का अवशोषण हो गया, भोजन पच गया है, अवशोषण हो गया है। पाचन कहाँ हुआ, तो छोटी आंत में। अवशोषण भी कहाँ हो रहा है, तो भी छोटी आंत में। उसके बाद इससे प्राप्त जो ऊर्जा होती है उसे रक्त में मिलता है, तो रक्त में मिलाया जाता है। छोटी आंत में जो पचित भोजन होता है, जो भोजन पच जाता है उससे प्राप्त ऊर्जा को और रक्त में मिला दिया जाता है। रक्त की सहायता से वह ऊर्जा शरीर की विभिन्न कोशिकाओं के लिए पहुंच जाती है और इस घटना को ही अपन स्वांगीकरण कहते हैं। अर्थात अपन कैसे कहते हैं कि जो पचित भोजन है उससे प्राप्त ऊर्जा शरीर की कोशिकाओं के लिए उपलब्ध हो गई, तो अपन कहते हैं कि वही भोजन स्वांगीकृत हो गया। स्वांगीकरण की घटना के बाद अब क्या होता है कि पाचन की क्रिया हो गई, ऊर्जा मिल गई, लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनका पाचन छोटी आंत नहीं कर पाती, जैसे जल है, खनिज लवण है और कोई विटामिन है। इनका पाचन बड़ी आंत में होता है। मतलब जो अपचित भोजन जिनका पाचन छोटी आंत नहीं कर पाती, वह बड़ी आंत में चला जाता है, और जिनका पाचन बड़ी आंत भी नहीं कर पाती है वह मलाशय में जाकर के एकत्रित हो जाता है और गुदा नाल के द्वारा त्याग दिया जाता है, जिसे अपन कहते हैं बहिक्षेपण। और बहिक्षेपण की क्रिया के लिए संवर्णी पेशी पाई जाती हैं जो गुदा नाल में होती हैं, और उनकी सहायता से मल का त्याग आसानी से किया जा सकता है। तो आपने मुख्यतः समझा कि पाचन की क्रिया विधि वास्तव में थी क्या। वंस मोर, एक बार फिर रिपीट कर रहे हैं, ध्यान से सुने।
पाचन की प्रक्रिया में मुख्यतः अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और बहिक्षेपण होता है। मुख से प्रारंभ होकर के मलद्वार तक होती है। अपन कह सकते हैं कि मुख में अंतर्ग्रहण होता है, एक जोड़ी होंठ पाए जाते हैं जो भोजन को पकड़ते हैं और दांतों के द्वारा भोजन को टुकड़ों में बांट दिया जाता है। लार ग्रंथि जो होती है लार स्राव करती हैं और जीभ के द्वारा उसे मिला दिया जाता है भोजन को, अर्थात जो भोजन मुख में रसरसा हो जाता है और ग्रसनी से होते हुए भोजन किसमें पहुंचता है, ग्रास नली में। ग्रास नली में श्लेष्मा ग्रंथि पाई जाती है जो तरल पदार्थ का क्या करती है, स्राव करती है, जिससे भोजन की क्रमाकुंचन गति होती है। आपको ध्यान रखना है, अर्थात भोजन बोलस के रूप में या पिंड के रूप में ग्रास नली से होते हुए आसानी से आमाशय तक पहुंचता है, जिससे अपन कहते हैं भोजन की क्रमाकुंचन गति। आमाशय में पहुंचने के बाद जो भोजन है वहां पर अम्लीय हो जाता है, क्योंकि HCl अम्ल और जठर स्रावित होते हैं और स्रावित होने के बाद वो भोजन को अम्लीय बना देते हैं। भोजन में पाए जाने वाले जीवाणुओं को नष्ट कर देते हैं, जिससे भोजन सड़ता नहीं है। पेप्सिन और रेनिन एंजाइम दूध का पाचन आमाशय में ही कर देते हैं। तो आमाशय में के बारे में इतना ही याद रखना है। और आमाशय के अंतिम भाग में पाई जाती है जठर निर्गमी अवरोधनी, जिससे होकर के भोजन आराम से धीरे धीरे होकर के और छोटी आंत के लिए पहुंचता है। जैसे ही छोटी आंत में भोजन पहुंचता है तो छोटी आंत में पहले भोजन का पाचन होता है। मुख्यतः किसके पदार्थों का पाचन होता है, तो अपन कह सकते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद अपन कह सकते हैं वसा है और प्रोटीन है। कौन सहायक होता है, तो अपन कहेंगे कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए भाई 30% पाचन तो मुख में हो जाता है, लार ग्रंथि कर देती है। उसके अलावा जो पाचन होता है टायरिन और एमाइलेज एंजाइम छोटी आंत में हो जाता है। लाइपेज एंजाइम और पित्तरस वसा के पाचन में सहायक होते हैं, वसा को बसी अम्ल में ग्लिसरॉल में बदल देते हैं। इसके अलावा अपन बात करें कि प्रोटीन के पाचन के लिए इसमें ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सीपेप्टाइड एंजाइम पाए जाते हैं जो इनके पाचन में सहायक होते हैं। इनके अलावा अपन पढ़ेंगे कि न्यूक्लियेज एंजाइम भी होते हैं जो आनुवंशिक पदार्थ जो भोजन में मिलते हैं तो उनको भी पचत कर जाते हैं। तो ये जो प्रक्रिया होती है, भोजन का पाचन छोटी आंत में हो गया और अब उस पचे हुए भोजन का क्या होता है, अवशोषण होता है। अवशोषण किसके द्वारा होता है, तो अपन कह सकते हैं कि छोटी आंत की जो आंतरिक भित्ति है जिन पर उंगलीनुमा संरचनाएं पाई जाती हैं उनको दीर्घरोम या रसांकुर कहते हैं, जो पचे हुए भोजन का अवशोषण करती हैं। यह पचा हुआ भोजन जो है कहाँ जाता है, भाई जैसे ही भोजन पचा उससे प्राप्त ऊर्जा को तुरंत रक्त में मिला दिया जाता है और रक्त में मिलते ही वह ऊर्जा शरीर की विभिन्न कोशिकाओं के लिए पहुंच जाती है। अब जैसे ही ऊर्जा मिली शरीर की कोशिकाओं के लिए, तो अब अपन इस घटना को क्या कहेंगे कि स्वांगीकरण की घटना होती है। स्वांगीकरण की घटना के बाद अब कुछ पदार्थ ऐसे जटिल पदार्थ होते हैं जिनका पाचन छोटी आंत नहीं कर पा रही है, तो उनको और बड़ी आंत के लिए ट्रांसफर कर दिया जाता है। बड़ी आंत जल, खनिज लवण और विटामिन का पाचन करती है और जो पदार्थ उससे भी पचत नहीं होते हैं तो उन पदार्थों के आगे मलाशय में एकत्रित कर लिया जाता है और गुदा नाल के द्वारा मल का त्याग किया जाता है। और मल त्यागने में मुख्यतः संवहनी पेशी कार्य करती है। तो ये तो आपने पढ़ा कि पाचन की क्रियाविधि क्या है, पाचन में एंजाइम का महत्व क्या है और पाचन तंत्र आपने पिछली क्लास में पढ़ा था। तो आई होप आपको यह क्लास पसंद आई होगी। तो ध्यान रखें, जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे हमारी क्लास प्रत्येक बच्चे के लिए उपलब्ध हो सके। आज के लिए इतना ही और अगली क्लास में अपन पढ़ेंगे ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम अर्थात रक्त परिसंचरण तंत्र, और उसकी क्लास भी आपके लिए जल्द ही आने वाली है, तो आप तैयार रहें। धन्यवाद।